नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बीपीएससी एडो 2025 का जो एडुटेरिया की तरफ से फुल लेंथ टेस्ट लॉन्च किया गया है और ये टेस्ट जो कि 17 दिसंबर 2025 को यानी कि कल बुधवार को हुआ था, उसका हम लोग टेस्ट नंबर फुल लेंथ टेस्ट 4 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 फुल लेंथ टेस्ट हो चुका है, जिसमें कि जो जनरल स्टडीज है और सामान्य भाषा का वीडियो अपलोड हो चुके हैं, मैथ रीजनिंग का अपलोड नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज का जो है 100 प्रश्न है, इसका हम लोग सभी का आंसर देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो लोग टेस्ट लगाए होंगे इसका, तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका इसका इसमें कितना मार्क्स आया, ताकि सभी को पता चले ये किस तरह का कितना लेवल का ये कैसा सेट था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया इसमें क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि नाजका प्लेट जो है मध्य अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा जो है मैकेंजी, पार्कर और मार्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये बात सही है ना, ये 1967 में ये प्रतिपादित किया था। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मार्गर द्वारा ये बताया गया था, प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा दिया था, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो उपर्युक्त में से पूछा कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 1967 से रिलेट कर लेना है एक प्रश्न, ताकि आपको ये भी याद रहे और वो भी याद रहे। क्या, देखिए प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने कब दिया था, तो 1967 में। और सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 1967 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिलेट कर लेना है। यहीं पर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। किसने, अल्फ्रेड वेगेनर, है ना, अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। 1912 में, यानी कि अल्फ्रेड वेगेनर जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था 1912 में। तो 1912 में और क्या क्या घटना हुआ रिलेट कर लेते हैं, तो सभी याद रहेगा, है ना। 1912 में क्या, बिहार राज्य का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने कब किया था, 1912 में किया था, है ना। तो 1912 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो गया कि अल्फ्रेड वेगेनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, और विटामिन की खोज 1912 में काश्मीर फंक ने किया था, और बिहार की स्थापना भी 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ सारी चीज़ें रिलेट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है। तो जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होता है, ऑक्सबो झील होता है। क्या, ऑक्सबो झील यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑक्सबो झील होता है यहाँ पर, सही आंसर है ऑक्सबो झील है। ठीक है, यहाँ पर अगर बिहार से करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो झील के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि आपका गोगाबिल झील किस जिला में है ना, बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, देखिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है रामसर साइट से, कई बार रिपीट हुआ है ना। जैसे कांवर ताल झील था, कांवर झील किस जिला में है ना, कांवर झील कहाँ पर है, तो सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिहार में अभी लाटेस्ट दिसंबर 2025 तक कितने रामसर साइट हो गया है, तो 6 रामसर साइट हो गया है ना। पहला रामसर साइट बिहार का पूछेगा कौन सा है, तो कांवर झील है, कहाँ, बेगूसराय में। दूसरा और तीसरा कौन सा है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि जम्मू में है। ठीक है, और फिर चौथा और पांचवा की बात करेंगे तो पूछेगा गोकुल जलाशय किस जिला में है। बिहार के हाल ही में गोकुल जलाशय को रामसर साइट में शामिल किया गया, ये बिहार के किस जिला में है, गोकुल जलाशय हो गया। फिर आपसे पूछेगा उदयपुर झील, है ना, उदयपुर झील ये किस जिला में है, ये पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गोगाबिल झील कहाँ पर है, गोगाबिल झील। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। देखिए गोकुल जलाशय ये कहाँ पर है, बक्सर में, गोकुल जलाशय बक्सर में है। ठीक है, उदयपुर झील कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में। और गोगाबिल झील कहाँ है, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है ना, कटिहार जिला में। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है। जैसे गोकुल जलाशय, इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न क्या है अभी नया नया कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए गोकुल बक्सर है ना, को से रिलेट कर लेना है। गोकुल जलाशय जो कि रामसर साइट में शामिल किया गया, गोकुल जलाशय, तो ये कहाँ है, बक्सर में है। और उदयपुर पो से रिलेट कर लेना, उदयपुर पश्चिम चंपारण, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। ठीक है, और गोगाबिल झील कहाँ है, तो ये कटिहार में है। ठीक है, ये सब क्या है रामसर साइट में शामिल हुआ है। टोटल 6 रामसर साइट आपको बता दिए, कांवर झील, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, है ना। ये सब
रामसर साइट में शामिल हुआ है। टोटल रामसर साइट भारत में कितना हो गया, 94 हो गया, ठीक है। पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा किस देश में पूछेगा, तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। भारत का पहला रामसर साइट पूछे तो उड़ीसा में है, चिल्का झील है ना, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील वो भारत का पहला रामसर साइट था, ठीक है। चलिए ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जनजाति है और जगह कहाँ निवास करती है। तो इसमें जो सबसे आसान है मिलाने वाले में पहले उसको मिलाइए, है ना। तो क्या होता है एग्जाम में आसान रहता है, तो आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो उस तरह से कई बार आंसर आ जाता है। जैसे कि आपको बार बार पढ़ते होंगे टोडा जनजाति, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर रहता है ना। 3 का सी का यहाँ पर 1 मिला दिए। अब सी का 1 देखिए कहाँ पर है ना। सी का 1 टोडा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं ना, कई बार पढ़ते हैं, कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर रहता है, सी का 1। अब सी का 1 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है ना। चलिए अब मिला लेते हैं जानकारी के लिए। गोंड जनजाति कहाँ मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश में मिलेगा गोंड जनजाति, ठीक है। और डोंगरिया कोंध ये कहाँ मिलेगा, तो डोंगरिया कोंध ये उड़ीसा में मिलेगा। डो से रिलेट करना है यहाँ पर, डोंगरिया उड़ीसा है ना, उड़ीसा में। और चेंचू हो जाएगा कहाँ, चेंचू जनजाति जो है ये पाया जाता है कहाँ, केरल में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आंसर तो पहले आ चुका था आपका ऑप्शन ए, है ना। अच्छा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति है भील, है ना। भील जनजाति सबसे बड़ी है और ये कहाँ, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा, तो गोंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से सही कथन चुनें। तो पहला क्या है, चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो चिली जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, ये बात सही है ना। फिर क्या, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है, ये वाला भी सही है ना। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, ये दोनों सही है। आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है। देखिए मध्य प्रदेश जो तांबा उत्पादक में पहले स्थान पर हो गया और राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में क्या है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना। सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो जाएगा, तो वो है अपना एशिया, लेकिन एशिया ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर क्या लगाइएगा, एशिया के बाद कौन सा है दूसरा, अफ्रीका है ना। अफ्रीका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि क्रम से याद रखना है। जैसे इसी तरह क्वेश्चन आपसे फंस आता है, पूछा जाता है। जैसे एक बार बिहार एसएससीजीएल में पूछा गया था कि भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे कम कौन साझा करता है। तो आपको मालूम है सबसे कम साझा करता है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान क्या ऑप्शन में था नहीं, तो था क्या, भूटान। तो भूटान आंसर हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे पूछा गया, इस तरह आपके एग्जाम में आता है। जैसे भारत के स्थलीय सीमा से साझा करने वाला सबसे बड़ा जो देश से पूछेगा कौन है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या लगाना है आंसर, चीन लगाना है ना। जैसे कि बचपन में एमबीए किया है ना, ये 7 देश जो स्थलीय सीमा से साझा करता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन करता है ना। तो बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो चीन लगाना है आंसर, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान करता है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे क्या, महादेश है ना, महादेश के बारे में पूछा था। तो टोटल कितने महादेश है, तो महादेश टोटल है 7 महादेश, ठीक है। सातों का क्रम से याद रखना है। जैसे यहाँ पर पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर आंसर क्या हुआ, अफ्रीका। ऐसे आंसर क्या होता है, एशिया होता है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूरोप होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर क्या होगा, यूरोप होगा, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार सीरियल से देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है दक्षिण अमेरिका, उससे छोटा है अंटार्कटिका, और उसके बाद है यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर समझिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये 7 महादेश है। आपको बड़ा से छोटा के क्रम में आपको बता दिए, ठीक है। सभी महाद्वीप का है ना, आपको सबसे ऊंची चोटी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा सब महाद्वीप का हम बताते हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सीरियल से बता रहे हैं ना। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो, क्या है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का है माउंट किलिमंजारो। फिर उत्तरी अमेरिका का क्या है, तो पहले था माउंट मैकिनले, लेकिन अभी क्या हो गया, डेनाली। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी अब क्या हो गया, डेनाली, याद रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं देगा तो माउंट मैकिनले आंसर लगा देना है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का क्या, अकोंका गुआ। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी क्या, अकोंका गुआ, है ना, याद रखना है, अकोंका गुआ, अकोंका गुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या, विंसन, क्या है, विंसन।
है ना। क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट आ गया था कि विंसन मॉसिफ क्या है, तो विंसन मॉसिफ क्या है, अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मॉसिफ है, ठीक है। और रही बात क्या, यूरोप, यूरोप का क्या है, यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रूस, क्या है, एल्ब्रूस, है ना। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एल्ब्रूस, है ना। आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं है उनको याद हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कोसी यसजको, कोसी यसजको, यूरोप ऑस्ट्रेलिया का है क्या, कोसी कोसियस जको, है ना, ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ना। एक बार आप ध्यान से सुनिए, फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए, एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका का डेनाली, दक्षिण अमेरिका का अकोंका गुआ, अंटार्कटिका महाद्वीप का विंसन, और यूरोप का एल्ब्रूस, और ऑस्ट्रेलिया का कोसियस जको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है, ये सही है मालूम। पश्चिमी घाट अगर देखेंगे ना, जो है ये ऐसे ऐसे रहता है ना, पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाट के ऊंचा में ये ज़्यादा ऊंचा है, ये सही है। फिर क्या बोला, तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, तो ये वाला गलत है ना, ये वाला गलत है। तो पूछा क्या कौन सा गलत है, तो केवल दो गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल दो, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, केवल दो यहाँ पर गलत है। अब दूसरा गलत कैसे है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, जो जो पर्वत और नदी का जो क्रम है, सबसे ऊपर में जैसे कि यहाँ पर आएगा क्या मालूम, एक चीज़ याद रखिए पहले से, यहाँ है नर्मदा, ठीक है, और नर्मदा नदी है, उसके नीचे आएगा आपको सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, उसके नीचे आएगा ताप्ती, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है ना एक क्वेश्चन कि सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। इसको याद रखना आसान है, कैसे, नाश्ता, क्या बोलना है, नाश्ता, नाश्ता से क्या हो जाएगा, नर्मदा और सतपुड़ा और ताप्ती, और यही नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर ऊपर में है विंध्य पर्वत, क्या है, विंध्य पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो विंध्य पर्वत हो जाएगा। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो ये सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। या तो सतपुड़ा पर्वत के पूछेगा उत्तर में, यानी उत्तर यानी ऊपर में जाएगा, ठीक है, ऊपर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच दरार घाटी से बहती है। तो देखिए, सतपुड़ा है ये और विंध्य ये, ठीक है, इसके बीच में दरार से कौन बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, ताप्ती नहीं बह रही है, ठीक है, कौन बह रही है, नर्मदा, ठीक है। तो यही यहाँ पर गलत था, तो याद रखना है इसको, नाश्ता और ऊपर में क्या विंध्य दे देना, ठीक है, विंध्य पर्वत। तो नाश्ता से क्या याद रहेगा आपको, पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत, ये कहाँ मिलेगा मालूम, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ है, और नर्मदा नदी यहीं पर है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत, और नर्मदा नदी के ठीक ऊपर में विंध्य पर्वत है, यानी कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों के बीच से कौन निकलती है नदी, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो गलत था, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं सारा, ऑप्शन क्या है, इसकी दो शाखाएं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून का, ये सही है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है, ये सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये वाला गलत है। तमिलनाडु में ये बंगाल की शाखा जो है वर्षा नहीं करती है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। फिर क्या हुआ, कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, ये सही है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मौसिन राम में होता है, ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, मेघालय के मासिन राम में होता है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा हो गया मासिन राम। अब भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथन युग्मों पर सही मिलान करें। तो सही मिलान करना है इसमें, जैसे ये घटना है और किसके कारण होता है, जैसे कोरियोलिस बल, ये किसके कारण होता है, कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। और ऋतुएं जो है पृथ्वी के परिक्रमण और झुकाव के कारण होता है। और विषुव विषुव जो बनता है ये सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर,
है ना। विषुव के पास क्या है, इसका संबंध हो जाएगा, सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ पर सभी मिलान है सामने सामने ही सही है, यानी कि 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? शीतोष्ण चक्रवात ये किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? तो ये गर्म वाताग्र भी है और ठंडा वाताग्र भी है, दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो किस प्रकार की जो हिमालय नदियां हैं अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार के आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो इसमें देखिए किस प्रकार के आकृति का निर्माण नहीं करती है पूछा है। तो देखिए गोखुर झील का निर्माण करता है, विसर्प नदियां का निर्माण करता है, गुफित वाहिकाएं के निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी गोखुर, विसर्प और गुम्फित वाहिकाएं आकृति का निर्माण करता है। फिर है ना बाढ़कृत मैदान का भी निर्माण करता है, समतल घाटी का भी निर्माण करता है, यानी ये सब का करता है। पूछा था किसका नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। गति का प्रकार है और वस्तुओं की गति है, जैसे वृत्तीय गति किस में देखने को मिलता है, तो वृत्तीय गति मिलेगा आपको पृथ्वी के परितः चक्र चंद्रमा की गति जो होता है ये वृत्तीय गति कहलाता है ना। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति कहलाता है ना। एक का क्या हुआ 3, एक का 3 जैसे हुआ, 2 ऑप्शन छट जाएगा है ना, ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या घूर्णन गति, ये क्या हो जाएगा, लट्टू का जो अपने अक्ष पर घूमना है वो क्या कहलाता है, वो घूर्णन गति होता है ना। बी का 4, अब बी का 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी चीज़ें मिला सकते हैं। आवर्त गति जो है ये हो जाएगा जैसे घड़ी के दोलक की गति, ये आवर्त गति हो जाता है। और सरल रेखीय गति क्या हो जाएगा, तो ये नदी के प्रवाह की गति जो है सरल रेखीय गति होगा, नदी के प्रवाह की गति सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, महसूस जब पानी क्या बोला, कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर जब खींचते हैं तो हमें महसूस होता है क्या, पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है, तो ऐसा तो महसूस होता है ना। पानी के अंदर जब रहता है हल्का लगता है, जब पानी के सतह से ऊपर होता है तो ये भारी हो गई है ना, तो यही तो महसूस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऐसे क्यों होता है, तो ये होता है आर्किमिडीज का जो उत्प्लावन बल के जो उसके कारण होता है ना। उत्प्लावन बल की क्या करता है कि जो पानी जैसे बाल्टी है अंदर, तो बाल्टी जितना बल जो लगाएगा उसको अंदर से जो वो भी बल लगाता है ना, पानी भी है ना, ऊपर जो की और बल लगाता है पानी के अंदर से बाल्टी पर, तो वो क्या हल्का लगता है। ठीक है, तो इसी कारण जब सतह से ऊपर आता है तो वो भारी लगने लगता है, तो ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। तो जब ऊपर भारी क्यों होता है, उत्प्लावन बल ऊपर में नहीं होता है, तो उसके कारण ये भारी लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए, है ना, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो किसके कारण ये होता है, तो ये ध्वनि गुणता, ध्वनि गुणता के कारण आप पहचान सकते हैं कि ये बांसुरी और ये सितार का ये आवाज़ है। ठीक है, तो ये ध्वनि गुणता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है। तो जल में वायु का बुलबुला ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, किसकी तरह, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अवतल लेंस का और क्या पर प्रयोग करेंगे, पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो दूर दृष्टि में क्या हो जाएगा, तो इसको रिलेट कर लेना ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। दूर में 2 लेटर है तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, उत्तल है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये 3 लेटर है तो इसको ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, अवतल है ना। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये क्या आता है, गाड़ी के जो साइड मिरर में है ना, पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और गाड़ी के हेडलाइट में या तो सेविंग में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ऊर्जा हानि क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, इसके कारण क्या होता है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। निम्नलिखित युग्मों में से गलत मिलान का चयन करना है। जैसे ओडोमीटर ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है, ये तो सही है। क्रायोमीटर ये रॉकेट इंजन की क्षमता मापता है, क्या ये सही है।
तो क्रायोमीटर से रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं मानते, बल्कि क्रायोमीटर से क्या अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना, तो ये वाला गलत है। ठीक है, मिलान। बाकी ग्रेविमीटर जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को मापता है, ये ग्रेविमीटर ये सही है ना, ग्रेविटेशनल, यहीं से गुरुत्वाकर्षण से रिलेट कर लेना है। फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है, ये सही है ना। अच्छा, यहाँ पर ये तो आंसर आ गया। यहाँ ओडोमीटर है ना, इसी तरह आपको आएगा कन्फ्यूजन, जैसे वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर, लेकिन वाहनों की गति है, वाहनों जो किस स्पीड से चल रही है, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस माप दिया ओडोमीटर, लेकिन वाहनों की गति किससे मापते हैं, तो स्पीडोमीटर से ना, स्पीड मतलब गति, उसी से रिलेट करना, स्पीडोमीटर से मापते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, है ना। तो वाहनों की गति मापते हैं स्पीडोमीटर से। ठीक है, फिर यहीं पर बात करेंगे, जो विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, आमीटर है। कौन सा है, आमीटर है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना, एनीमोमीटर, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या, लोहे की कील पानी पर तैरती है, जबकि पारे पर है ना, पारे पर तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। तो एक सिंपल चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है, तैरने और डूबने वाले में क्या है, जैसे जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, तैरेगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा वो डूब जाएगा। ठीक है, जैसे जिस पर तैरेगा, जैसे पारे पर तैर रहा है, तो जो तैर रहा है उसका घनत्व कम होगा, और जिसका जो अधिक घनत्व रहेगा वो डूब जाएगा। तो वही पूछा है कि पारे पर तैरती है लोहा, ठीक है, जबकि पानी में क्या डूब जाते हैं, तो लोहे का किल तथा पारे के किल के बीच लगने वाला पृष्ठ तनाव के कारण, ये तो सही नहीं है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक है तो डूब जाता है, और तथा पारे से कम है तो तैरने लगता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है क्या, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा मनुष्य शरीर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या बोला, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन दिया, ये गलत है, आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये हो सकता है, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप देखते हैं इसमें हाइड्रो ऑक्सीजन से कम उसमें कौन सा आएगा, तो कार्बन यहाँ सही है। इसके बाद आएगा नाइट्रोजन, क्या आएगा, नाइट्रोजन। ये कैल्शियम जो दिया है, कैल्शियम से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, है ना, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन उससे ज़्यादा होता है कैल्शियम, उससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। देखिए मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में पूछे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ब्रह्मांड और सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है, O2 है, और जो ओजोन है, ओजोन का सूत्र पूछेगा तो O3 है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, है ना, प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज। और यही जो N2O है, यह क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी हंसाने वाली गैस, इसका खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किससे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, तो देखिए एक क्या होता है, एल्किन, एल्किन होता है, एक होता है एल्काइन, होता है एल्काइन होता है, और एक होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्केन में क्या होता है, इसमें एकल बंध होता है ना। एल्केन का फॉर्मूला पहले देखिए, सबका फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे एल्किन इसको मानते हैं बेस, ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, ये बेस हो गया। एल्केन जाएंगे ऊपर तो इसमें क्या होगा, +2 हो जाएगा, है ना। यही जो फॉर्मूला सेम है CnH2n, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CnH2n यहाँ भी लिखेंगे एल्किन में, लेकिन +2 कर देना। ऊपर जाएंगे CnH2n +2, और नीचे आएंगे माइनस कर देना, है ना, CnH2n -2 हो जाएगा, यानी एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें होता है एकल बंध, एल्केन में जो होता है, जो सबसे ऊपर है बेचारा अकेला, एल्केन मतलब अकेला, है ना, अकेला एकल बंध होता है। और एकल बंध जो होता है वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी अकेला काफी है वो, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे। तो एल्केन समूह का जितना भी आएगा वो क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा। और एल्किन क्या होता है, द्विबंध होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इसमें, और इसमें जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो द्विबंध या तो ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इसमें क्या होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, 2 3 4, इसको मतलब अभी मतलब इच्छा पूर्ति नहीं हुआ है ना, इस तरह से ध्यान रखना आपको। तो एल्किन और एल्काइन जो समूह आएगा वो सब क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना।
और जो एल्केन वाला है ये एकल बॉन्ड होता है, तो ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी रक्षक नली यानी कि शुष्कन नली निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनाने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ना, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड, जिसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा HCl जो है ये मानव शरीर में पाया जाता है कहाँ, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्या, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है उसे अग्निरोधक कहा जाता है, तो मेलामाइन का है ना, मेलामाइन का जो अग्निरोधक जो मतलब कि परत चढ़ी होती है, किसका, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, मेलामाइन करेक्ट आंसर है। अच्छा, आग बुझाने में सब जो प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ये सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये सही है ना, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है धन आवेशहीन होता है ना, मतलब आवेशहीन होता है, शून्य आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, ये भी सही है ना, जैसे ये हो गया नाभिक के अंदर क्या करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर बाहर चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये गलत है। चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये वाला गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको मालूम होगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चेडविक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये जो दोनों का योग है ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान होता है ना, परमाणु किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 में, HOOC और एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसे कौन सा अम्ल कहा जाएगा, तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। क्या, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑक्जेलिक अम्ल काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है क्या, जैसे कि टमाटर में पूछे कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, ऑक्सेलिक अम्ल। और पालक में कौन सा होता है, ऑक्सेलिक अम्ल होता है ना। और कपड़ों से दाग हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का जैसे ये है ना अम्ल कौन सा है, तो ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल पूछेगा कौन सा, RCOOH, ये सब ये क्या है, तो ये कार्बोनिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अज्ञात रुधिर वर्ग है ना, इसका मालूम ही नहीं कि कौन सा इसका ब्लड ग्रुप है, उसे तुरंत रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, यानी उसको तुरंत ब्लड की जरूरत है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, यानी कौन सा उसमें ब्लड ग्रुप उसमें ब्लड डाल सकते हैं। तो एक तो ओ होता है जो कि सर्वदाता होता है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक तो ओ डाल सकते हैं, और उसमें फिर क्या होगा, RH माइनस डाल सकते हैं, कौन सा, RH माइनस है ना, ORH माइनस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और बात करेंगे क्या, सर्वदाता रक्त समूह क्या हो गया, ओ हो गया, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है AB है ना, इसमें डीपली जाएगा तो AB प्लस कर देना है, और ओ जो सर्वदाता आता है O माइनस होता है। ठीक है, और रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन ना हो, तो देखिए रक्त परिसंचरण को रिलेट करिए परिवहन से, तो परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे पर, तो रक्त परिसंचरण यानी परिवहन विलियम हार्वे है ना, क्या विलियम हार्वे को रिलेट करना हाईवे से, तो विलियम हाईवे, रक्त परिसंचरण का विलियम हाईवे, और ब्लड ग्रुप का कौन सा हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये वाला एक कंफर्म हो जाएगा आपका क्या, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है, पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और आसंजन होगा, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए जाइलम काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है पौधों में जल का वहन कौन करता है, जाइलम,
जल का जाइलम, ठीक है, जल का कौन करता है, जाइलम, जल का हो गया जाइलम। और भोजन, पौधों में भोजन का वहन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम, कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। हमेशा के लिए याद कैसे रखना है, जल जाइलम, जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर दिमाग में, जल जाइलम। और भोजन को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, फूड, है ना, तो फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, ठीक है। और ये दोनों क्या है, जटिल उत्तक है, ये दोनों जटिल उत्तक है। और जो तीन होता है सरल उत्तक जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है प्रेंकाइमा और कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। प्रेंकाइमा जो भोजन में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भंडारण में जो सहायता होता है, कौन सा उत्तक होता है, तो प्रेंकाइमा। और पौधों में लचीलापन प्रदान करता है कोलेंकाइमा, और पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा उत्तक करता है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा उत्तक ही से ही क्या है, नारियल का छिलका बना होता है स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से। अब पूछा जाए कि किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में ही पाई जाती है, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका जो है नहीं पाई जाती है। तो आवृत बीजियों के बीजांड में कौन सी अगुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है, तो ये बीजांड का नहीं पाया जाएगा, है ना, बीजांड का नहीं पाया जाता, बाकी सहायक कोशिका अंड और प्रतिव्यासांत पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है, उसका चयन कूट की सहायता से दें। तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपको दृष्टिहीनता रोग होता है, ये वाला सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये भी सही है। और लौह तत्व की कमी से अरक्तता होता है, ये भी सही है। यानी कि सभी तो सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, जीवाणुओं में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रवेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, केंद्रकाभ कहा जाता है। क्या, केंद्रकाभ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, ये गलत है ना। पित्त में कोई भी पाचन किसी भी प्रकार का मतलब पाचन के एंजाइम, कोई भी एंजाइम होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या बोला, पूछा था कौन सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, पित्त वसाओं के पाइसीकरण में सहायक होता है, ये सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, ये सही है। अब पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, ये भी सही है। यानी कि केवल एक यहाँ पर गलत था। यहाँ पर अगर बात करें, क्या कई बार पूछ लिया जाता है पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पित्त का स्त्राव होता है यकृत से, ध्यान रखना है, ठीक है। पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का समूह है। सरल अस्थायी उत्तक कौन सा है, तीन को बताए थे, क्या, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। और जटिल उत्तक में कौन कौन सा है, तो जटिल उत्तक में ये दोनों है ना, जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल उत्तक है, ठीक है। और सरल उत्तक में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा क्या बोल करता है, तो ये पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, पेरेंकाइमा उत्तक कौन करता है, पेरेंकाइमा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है। इसको याद ऐसे कर लिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भंडारण करता है, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, ठीक है। और पौधों में लचीलापन प्रदान करता है कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा। और पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा, मजबूती और कठोरता स्क्लेरेंकाइमा उत्तक करता है, ठीक है। यही स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का ही नारियल का छिलका किसका बना होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा, यानी कठोर जो चीजें होगी, मजबूत होगा, वो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक होता है। और पूछेगा इनमें से किस में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये बात है कहाँ की मालूम, ये है रंगपुर का, ठीक है। और रंगपुर हड़प्पा ये स्थल जो है ये कहाँ पाया जाएगा, गुजरात में। गुजरात में ही महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है, तो लोथल, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है, हड़प्पा कालीन स्थल है ये, तो धौलावीरा ये भी आपको मिलेगा गुजरात में। और एक कौन सा है, सुरकोटदा, ये कहाँ पर है, सुरकोटदा ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ सभी से अगर एक एक प्रश्न याद रखना है, देखिए चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से, तो रंगपुर हो जाएगा। और प्राचीन गोदीबाड़ा यानी कि प्राचीन जो है बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। और जो युग्म समाधान है ना, युग्म समाधान यानी कि युगल सब का साक्ष्य जो कहाँ से मिला था, तो ये लोथल से ही मिला था। और किस हड़प्पा कालीन स्थल का
जो मुख्य दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो ये एकमात्र लोथल ही था जिसका दरवाजा और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बाकी सभी का पीछे की ओर खुलता था। पूछेगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो है धौलावीरा, है ना। 40वां विश्व धरोहर स्थल भारत का कौन सा है? धौलावीरा, ये ठीक है। ये सब कहाँ? गुजरात में है। और घोड़े की हड्डियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो सुरकोटदा से मिला था। कहाँ है ये सब? तो आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। बनावली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। अब बनावली से क्या मिला था? तो बनावली से मिला था मिट्टी के हल, है ना। मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला था बनावली से। जबकि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था, जो कि गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो निम्बकाचार्य जो है ये किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ठीक है। तो इसको हम आपको याद करवाए थे आसानी से। अब जिस जो लोग रेगुलर क्लास में इसको आसानी से आंसर निकाल दिए थे। बताया था ना कि निम्बकाचार्य, जैसे कि इसको ऐसे लेट कर देखिए, सब एक जैसा है। ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन इसमें करने वाला है। द्वैतवाद, है ना, और शुद्धा द्वैतवाद और विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। तो ये किसके प्रवर्तक थे? तो इसको ऐसे हम याद करवाए थे आपको, जैसे कि नींबू है ना, गाँव में कहावत सुनते हैं ना कि नींबू को ज़्यादा नहीं निचोड़ते हैं तो क्या होता है? खट्टा हो जाता है, तो ज़्यादा। तो देखिए द्वैतवाद सब में रहेगा, क्या? द्वैतवाद जो है ना वो सब में रहेगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा है द्वैतवाद, है ना, द्वैतवाद यानी कि रिपीट हुआ ज़्यादा, है ना। तो वो नींबू से रिलेट करना है, या निम्बकाचार्य नींबू से। तो निम्बकाचार्य द्वैतवाद, ये किससे है? द्वैतवाद से, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया क्या? द्वैतवाद से। और इसे रिलेट करके याद करेंगे तभी ये याद होगा, बाकी याद करेंगे लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत आंसर लगा देंगे। फिर जैसे आपको याद करना है कि इनका विशिष्टाद्वैतवाद के कैसे याद करेंगे इसको? तो इनका था कौन मालूम? आचार्य रामानुज थे। तो रामानुज को रिलेट करेंगे क्या? राम भगवान के गुरु कौन थे? तो वशिष्ठ जी थे, है ना। तो गुरु वशिष्ठ थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा रामानुजाचार्य से, है ना। तो यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य रामानुज थे, है ना। तो रामानुज हो जाएगा, राम भगवान से विशिष्ट हो जाएगा। जैसे ही आएगा क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आंसर आ जाएगा, है ना, कि विशिष्ट है तो राम भगवान के गुरु थे वशिष्ठ। तो यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे मालूम? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। इसको याद कैसे रखना है कि बल से शुद्ध कर देंगे, बल से शुद्ध कर देंगे, यानी कि वल्लभाचार्य हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, है ना। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। कौन थे? वल्लभाचार्य। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे निम्बकाचार्य पूछेगा तो तुरंत आएगा दिमाग में नींबू ज्यादा द्वैतवाद से, ना, किसे? द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विशिष्टा आएगा तुरंत वशिष्ठ राम भगवान रामानुज थे। शुद्धाद्वैतवाद तुरंत बल से शुद्ध कर देंगे, जैसे ऑप्शन दिखेगा ना, क्योंकि ऑप्शन कराता है आपका एग्जाम, तो ऑप्शन में दिखेगा तुरंत आंसर आ जाएगा, शुद्धा बल से शुद्ध कर देंगे, यानी वल्लभाचार्य होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सभी याद कर लेना है। और सिंपल जो है ये द्वैतवाद, तो इसका कौन है? माधवाचार्य, है ना। सिंपल वाले कौन है? माधवाचार्य, है ना, माधवाचार्य हो जाएगा, ठीक है। और एक है अद्वैतवाद, इसको कैसे याद रखेंगे मालूम? अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद का है कौन मालूम? शंकराचार्य। तो देखते हैं सब भगवानों से क्या ये अलग है ना, कहते महाकाल के भक्त रहते हैं हम लोग, तो अद्वितीय है ये, है ना, शंकराचार्य। अद्वैतवाद यानी अद्वितीय, शंकराचार्य, ठीक है। अद्वितीय, अद्वितीय कौन भगवान से हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएगा, है ना। तो अद्वैतवाद के कौन हो जाएगा? शंकराचार्य, ठीक है। कौन है? अद्वैतवाद के शंकराचार्य, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक बार और देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए अशोक के शिलालेख में लिपि की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी लिपि का हुआ है, अरमाइक लिपि का हुआ है और ग्रीक लिपि का हुआ है, ठीक है। तो ये चारों का हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर इसमें अगर पूछे ना कि सबसे जो अधिकतर शिलालेख में अशोक के अधिकतर शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है, तो ब्राह्मणी लिपि आंसर हो जाएगा। अधिकतर जैसे बोलेगा ब्राह्मणी लिपि। अच्छा, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था मालूम? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना, जेम्स प्रिंसेप। ये कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बलबन ने। किसने? बलबन ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बलबन। बलबन से 2-3 प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है, बस उससे ज्यादा नहीं आता है। तो बलबन कौन सा आता है? पूछेगा क्या मालूम? लोह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। और नवरोज की प्रथा किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कि जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ? तो ये किया गया था अकबर के खिलाफ, है ना, अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था। कहाँ? उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, बाकी अकबर की चीज़ बारे में कई चीज़ें आपको हम बता देते हैं। मैं कभी-कभी क्या होता है, मेरे पास टाइम का इशू रहता है, आपको मालूम है। खुद हम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, जॉब करते हैं, जिससे टाइम के इशू के कारण आपको हम ना कम बता पाते हैं कभी-कभी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा। अगर किसी को जैसे लग जाता है ना कि सर आप कम डिस्कशन करवाते हैं, तो मेन कारण यही है ना, मुझे जॉब करना भी, जैसे ड्यूटी पे भी जाना रहता है, और आप लोग को पढ़ा पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो आपको कोशिश करते हैं, देखिए सुबह-शाम 2 वीडियो डल जाती है, और यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हमारा कोशिश रहता है अधिक से अधिक चीज़ें आपको बताएँ, ठीक है? लेकिन कभी-कभी कम बताते हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा समझिएगा, ठीक है? ऐसे किसी को लग जाता है क्यों नहीं बताते हैं ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन-सा शहर है? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन-सा शहर था? तो इसका आंसर लगाइए क्या? अमृतसर, है ना? अमृतसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, है ना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ? तो हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय ने कहा था। ठीक है, रही बात यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में लागू किया था ना। अस्थाई बंदोबस्त का जनक पूछे तो कॉर्नवालिस, और यही स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन, और महालवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछे तो लॉर्ड क्या है? हॉल्ट मैकेंजी, है ना? महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी। और एक होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? तो वो थॉमस मुनरो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्या? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। 1828 में इन्होंने ही क्या होता है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। संवाद कौमुदी, है ना? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो यही है राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर क्या लगाइएगा? कोलकाता में, है ना? तरुण ईसाई मतलब ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कोलकाता में ये 1819 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें क्या है कि कौन सा कथन सही बताना है? तो 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है? ठीक है, फिर क्या 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? मिलान करना है। सारा विद्रोह दिया हुआ है, उसका नेतृत्व करता कौन था, है ना? तो इसमें जो आपको आसान है, जो आपको मालूम है, पहले उसको मिला लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत, है ना? बुद्धू भगत और जाओ भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। तो एक का चार हो गया, है ना? एक का चार हुआ जैसे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या? खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह। किसने? बी का दो होगा, है ना? बी का दो किस में दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे भी देख लेते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपको मालूम है, ये आसान है। संथाल विद्रोह का सिंधु और कान्हू ने किया था। सिंधु और कान्हू ने किया था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था, है ना? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? ठीक, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो कौन सा
अधिवेशन था ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23वां अधिवेशन था ना, 23वां अधिवेशन था यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो पहला बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और इसका मिलन कब हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और 1907 का जो है कौन थे, जो इसका अध्यक्ष कौन था, तो रास बिहारी बोस थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है, एक गोल गुंबद ये कहाँ पर है, तो बीजापुर में है ना, बीजापुर कर्नाटक में एक गोल गुंबद है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, तो उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर कौन शासन नहीं करता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वो क्या ओइनीवार राजवंश ये करता था, कर्नाटक वंश करता था, दरभंगा राजवंश करता था, है ना, ये वाला नहीं करता था, उज्जैनिया राजवंश नहीं करता था, ठीक है। यहीं पर अगर बात करेंगे ओनी क्या है, क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो ओनिवार राजवंश याद रखना, इसके संस्थापक कौन थे, नाथ ठाकुर थे, कौन, नाथ ठाकुर। कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन था, नान्यदेव, कौन था, नान्यदेव। और दरभंगा राज इसका कौन था संस्थापक, तो ये था महेश ठाकुर, है ना। आंसर क्या होता है, महेश ठाकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकार वार्ताकार, मतलब कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हुआ, ये कौन था, हाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, उज्जैनिया राजवंश, उज्जैनिया राजवंश का संस्थापक कौन था, शैतान सिंह था, ठीक है, ध्यान रखना शैतान सिंह था। नेक्स्ट क्या, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन था, तो इसका आधिकारिक वार्ताकार देखेंगे तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। आंसर हो गया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1942 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था, तो किसका विरोध नहीं किया गया था, तो देखिए कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, बाकी तंत्र मंत्र का, बहुत वेदवाद का, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती वही है जिसने आर्य समाज की स्थापना किया था, कब, 1875 में बम्बई में, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। इनकी एक पुस्तक है, उनका नाम क्या है, उनका एक इनके पुस्तक है, याद नहीं आ रहा है, इसका पुस्तक दयानंद सरस्वती का है, चलिए कौन सी पुस्तक है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती के पास पुस्तक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसमें मिलान करेंगे तो इसमें सभी आसान ही है, जैसे कि बात करेंगे क्या, लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव क्या किया था, तो बंगाल में द्वैत शासन जो है, लॉर्ड क्लाइव बोलिए या तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन एक का चार होगा, ठीक है, एक का चार हो गया, तो एक का चार में जैसे ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर बेलेजली सहायक संधि का जनक है, ठीक है, तो ये बी का एक हो गया, तो बी का एक इसमें दिया हुआ आंसर आ गया, ठीक है। फिर डलहौजी आपको मालूम है कि विलय नीति किसने अपनाया था, डलहौजी ने, है ना, यहाँ पर सी का तीन हो जाएगा। और करजन क्या किया था, तो बंगाल विभाजन हुआ था और करजन के समय ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपको मालूम है 1899 से 1905 तक था, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली वही था जो कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में भारत में, कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट पर आया था। और इसका स्वागत किसने किया था, वास्को डी गामा का, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। दूसरी बार ये भारत कब आया था, 1502 में आया था। तीसरी बार ये भारत वास्को डी गामा कब आया था, 1524 में आया था, ठीक है, याद रखना है। अभी क्या पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दूसरी बार कब आया था ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वास्को डी गामा के बारे में क्या है, जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, 49 में क्या है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, टीपू सुल्तान, जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से
दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर है ना। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो देखिए, बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। ठीक है। फिर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कब समाप्त किया था? 1772 में। ठीक है। ये हुई बंगाल की बात। फिर अगर भारत में पूछे, मतलब कि भारत में अगर पूछे भारतीय लेवल पर, तो वो होगा क्या? 1919 में, है ना। किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। प्रांतों में ध्यान रखना है। और फिर केंद्र में ये द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। 1935 में जब लागू हुआ था केंद्र में, तो ये प्रांतों वाला ये समाप्त हो गया था 1935 में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 51 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 300, मतलब संविधान का अनुच्छेद जो है 300 किससे संबंधित है? तो ये 300 अनुच्छेद जो किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे एवं कार्यवाही से, है ना। मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। रही बात सरकारी ठेके की, तो सरकारी ठेके से संबंधित अनुच्छेद है 299। महान्यायवादी में आपको मालूम है अनुच्छेद कौन सा है? 76, जो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है। और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है, बात है अनुच्छेद 302 की। ठीक है। अच्छा, महान्यायवादी से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, है ना। भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे तो वही थे, एमसी सीतलवाड़ ही थे। वर्तमान में महान्यायवादी अभी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? देखिए, स्थानीय निकायों से चुना जाता है, शिक्षकों से चुना जाता है, और स्नातकों से चुना जाता है। उद्योगपतियों से नहीं चुना जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। देखिए, स्थानीय निकाय से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकाय से अगर बात करेंगे तो 1/3 चुना जाता है। और शिक्षकों से कितना चुना जाता है मालूम? शिक्षकों से, और शिक्षकों से चुना जाता है 1/12 मालूम। 1/12, जो 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष जो अध्यापन कर रहे हैं, ठीक है, वो 1/12 सदस्य चुना जाता है शिक्षकों से, 1/12, और स्नातकों से भी 1/12 सदस्य चुना जाता है ना। अब विधानसभा सदस्य से कितना चुना जाता है? तो 1/3 चुना जाता है। और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितना किया जाता है? तो 1/6 किया जाता है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जो राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या जो कितना हो सकता है ना। तो ये कितना हो सकता है मालूम? ये विधानसभा के, है ना, उस विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा, और 40 से कम भी नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 171 में कहा गया है। नेक्स्ट क्या? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो ये है विधानसभा का, है ना। विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है। चलिए, राज्यपाल जो है ये किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? इसका आंसर कौन बता सकता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल करेगा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी का? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? और फिर पूछेगा आपसे क्या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? आंसर क्या बताना है? राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और यही एक को इधर कर देंगे ना, सीधा 1 2 3 कर देंगे, तो ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वहीं पर इसी तरह आपको अनुच्छेद याद रखना है आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। जैसे हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 में है। यही सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो यही 214 है ना, इसको सीधा कर देंगे 1 to 4, तो ये क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी क्या होता है मामला कि जब सीधा कर देते हैं ना, तो बेचारा जो बड़ा है वो क्या होता है? सीधा में रहता है। ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो ऐसे याद रखना है, जो बड़ा है वो हमेशा सीधा रहेगा बेचारा। देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर बड़ा है, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो 1 2 4, है ना, सीधा। टेढ़ा वाले में कौन है? छोटका, है ना। हाई कोर्ट है 214, और राज्यपाल 213 में है। ठीक है। और जबकि इसको सीधा कर दिए तो राष्ट्रपति हो गया। अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 100, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में है ना, 1 to 4 में। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213, राष्ट्रपति 1 2
3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको बड़का छोटका तरह से याद करना है अगर, तो देखिए हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, क्या रिट जारी करता है, तो ये है, इसमें आएगा अनुच्छेद 226, है ना, बड़ा आ जाएगा इसमें, जबकि बड़ा अनुच्छेद क्या बड़ा रहता है, और जबकि हाई सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, छोटा। चलिए ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 55। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो संसदीय सरकार की विशेषताएं इसमें से क्या है, कूट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या है, तो इसमें अगर बात करेंगे, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या ये सही है? ये गलत है। कैसे? मंत्रिपरिषद है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, उच्च सदन, उच्च सदन ये गलत है। उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोला जाता है ना। और देखिए है बड़ा लोकसभा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है। तो निम्न सदन बोला जाता है, यहाँ पर निम्न सदन होता तो सही होता, तो ये वाला गलत है। फिर क्या, सांसद जो बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, ये बात सही है, केवल 6 महीने तक ही रह सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये गलत है। किसके समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। फिर क्या बोला, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, ठीक है। वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही सही था, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, केवल 2 करेक्ट आंसर हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सा रीट जारी की जाती है, तो कौन सा रीट, पद के बारे में पूछा तो अधिकार परीक्षा होता है ना, किस अधिकार से आप बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए अधिकार परीक्षा अध्यादेश ये वाला रीट जारी करता है, ठीक है। रीट कितने प्रकार के, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। ये होता है क्या, उत्प्रेषण, परमादेश और प्रतिषेध, और ये क्या, अधिकार परीक्षा, ये हो गया। और एक होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। तो ये 5 आदेश होता है, रीट होता है। 5 रीट कौन कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक हो गया, फिर उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रीट होता है। रीट पूछे कौन जारी करता है, तो ऑप्शन में कभी रहता है हाई कोर्ट जारी करता है, या सुप्रीम कोर्ट, या दोनों, या 3 में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों रीट जारी करता है ना। आपको बताया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रीट जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214, है ना, 214 में है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो इसको इधर कर दिया, यानी कि 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत सरकार ने कितनी, अच्छा एक चीज मालूम, कभी कभी क्या है, ये क्वेश्चन इजी लगता है, ठीक है। और आपको ये बताते हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम दिए होंगे ना, 2 प्रश्न डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था, 2 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछा गया था कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। और एक पूछा गया था कि जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे के अंदर, वो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, वो कौन सा रिट जारी करता है, कौन सा रिट होता है, वो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। ये दोनों प्रश्न पूछा गया था एक ही शिफ्ट में, तो इसलिए ये सब क्या क्वेश्चन कुछ इजी रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या इजी भी तो रहता है, पूछा जाता है ना, तो बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए तो हल्के क्वेश्चन में भी लापरवाही नहीं करना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है, आसान केच भी है ना, लापरवाही से क्या छूट जाता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं, तो कितने कैबिनेट समितियां हैं, तो 8 कैबिनेट समितियां हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8 कैबिनेट समितियां कौन कौन सा है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति होता है, दूसरा है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, फिर कैबिनेट की नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, और रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति होता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, 8 कैबिनेट समिति कौन कौन सी होती है, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति, है ना। तो ये 8 समिति होता है। नेक्स्ट क्या है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपको हम बताते हैं, एक प्रश्न पूछा गया लेकिन चारों हम बताते हैं क्या। देखिए, लोकसभा, और जो लोकसभा ऊपर में होगा, यहीं पर राज्य में क्या होगा, विधानसभा, दोनों का जो आयु होगा सेम होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे राज्यसभा होगा ऊपर में, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, विधान परिषद होगा, है ना। ये चारों को एक ही बार विधान परिषद, तो चारों सभी याद कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा पूछे या तो विधानसभा पूछे, दोनों के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है, ये 25 वर्ष होता है ना, यही आपसे पूछा गया था।
विधानसभा के सदस्य चुनने के लिए आंसर क्या हुआ 25 वर्ष होंगे। लोकसभा भी पूछेगा आंसर क्या लगाना 25 वर्ष। उसी प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद के चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है, तो 30 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, चारों को हो गया एक बार में। फिर यहाँ पर क्या, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ये दोनों का सेम होगा 5 वर्ष, ये दोनों का सेम होगा कितना 6 वर्ष। हालांकि ये क्या होता है, राज्यसभा और विधान परिषद में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते तक होती है, किसी अध्यादेश का, तो ये कितने महीने और हफ्ते तक होती है, तो इसका आंसर क्या बताइएगा, 6 माह और 6 हफ्ते है ना, ऑप्शन बी सही है, 6 महीने और 6 हफ्ते। अध्यादेश कौन कौन जारी करता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123। नेक्स्ट क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य चुनाव क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 66 में। किसे में है, तो अनुच्छेद 66 में। ठीक है, यहीं पर पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है सीपी राधाकृष्णन। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन सभापति, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का सेवा पर ध्यान दिया था क्या, ये गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर, गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर, गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया था, ये सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, रही बात क्या, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वृद्धि के साथ न्याय, है ना, वृद्धि के साथ न्याय। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का किस पर ध्यान, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ हटाने पर ध्यान दिया गया था, ये भी गलत है यहाँ पर मिलान। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक, है ना, स्वतंत्रता के साथ विकास समझिए, है ना, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक तीसरी पंचवचन का मुख्य उद्देश्य था। ज्यादातर रिपीट होता है आपका पहली और दूसरी पंचवचन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले का कृषि का विकास, दूसरा का था औद्योगिक विकास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधन लागत पर एनएनपी देश के बराबर है। साधन लागत पर एनएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय के बराबर है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। कब, 1867 से 68 में लगाया था। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाया था, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने क्या ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नेहरू जी है। और दादा भाई नेहरू जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इसी पुस्तक में दिया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। दादा भाई नेहरू जी वही व्यक्ति है जो कि ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, दादा भाई नेहरू जी। भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो इसका उपाय क्या है, तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये भी है, एमएसपी, और बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो ये समिति कौन सा था, ये था एसवीएस राघवन समिति। एसवीएस राघवन समिति करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए समिति से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना आपको। विजय केलकर समिति हो जाएगा कर सुधार से संबंधित है ना, कर से, विजय केलकर कर, केलकर कर, यही नाम से याद रहेगा कर। ठीक है, और राजा चलैया समिति वो भी एक कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, राजा चलैया समिति। और रंगराजन समिति ये किससे संबंधित है, तो रंगराजन हो जाएगा गरीबी से संबंधित है ना, गरीबी से संबंधित है। और रघुराम राजन जो होगा ये है बैंकिंग सुधार से। और नरसिम्हम समिति भी क्या है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो ये करता है एनएसओ। कौन करता है, एनएसओ करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। पहले एनएसओ क्या है, नेशनल स्टेटिस्टिकल, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इससे पहले ये क्या था मालूम, पहले कौन करता था, एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ और सीएसओ ये दोनों को मिलाकर 2019 में क्या बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया। ठीक है, तो कभी ऑप्शन में अगर मान के चलिए एनएसओ नहीं है तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, गरीबी रेखा का अनुमान जो करता कौन, एनएसएसओ, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 66, इसमें क्या है, भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो भंडारी समिति का संबंध किससे हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
पहली बार पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2006-7 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है ना? ये कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में, है ना? और मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो नाम से याद रखना है, गोवा में। ये मुंबई बंदरगाह आपको मिलेगा सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर, केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में सोरे का व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो मीर जाफर ने प्रदान किया था, ऑप्शन बी यहाँ सही है। और मीर कासिम कौन है, तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने ही बनाया था। यहाँ पर फर्रुखसियर को पूछा गया था, घृणित कायर किसे कहा जाता है, फर्रुखसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, हर्यक वंश, है ना? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार इसका संस्थापक था। और इसका पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र कर दिया था अजातशत्रु, और फिर अजातशत्रु की हत्या कर दिया था इसका पुत्र उदयन ने। इसलिए इसमें क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है? इसलिए आंसर क्या हुआ, हर्यक वंश यहाँ पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब कि पिता का हत्या करते गए, है ना? जैसे अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर दिया, उदयन जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था, ठीक है? तो इसलिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्या बिंबिसार जो है, बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है? लेकिन इसी तरह एक नाम आएगा कंफ्यूजन करने के लिए, बिंदुसार, तो इसलिए बिंदुसार को भी ध्यान रखना है। बिंदुसार कौन था, ये अशोक का पिता था ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। इसमें क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कति जहर प्रश्न, यहाँ से बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी दो स्थापना प्रमुख जो है, मतलब कि दो अधिवेशन है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था वो पूछा जाता है। यहाँ पर शुरू से समझिए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था मालूम? तो वो हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे, आर एन मुधोलकर, आर एन मुधोलकर, ठीक है, आर एन मुधोलकर, ठीक है? और ये जो था 27वां अधिवेशन था। देखिए कितने प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, अब पूछा जाता है। एक प्रश्न ये हो गया, दो तीन चार, है ना, चार चार प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन, देखिए यहाँ जैसे पहले पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये पटना के बांकीपुर में हुआ था ना, ये हुआ था 27वां बांकीपुर, आंसर हो गया, ठीक है? फिर पूछेगा बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, आर एन मधुलकर, ठीक है? चार प्रश्न इससे हो गया। चार प्रश्न एक और है इसी तरह, देखिए फिर आइए आगे आएगा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक 10 साल के बाद, है ना? जैसे 12 और 22, और ये ठीक 27वां था, तो ये हो जाएगा क्या, दूसरा वाला 37वां हो जाएगा, ठीक है? आसानी से याद रहेगा 37वां। और ये कहाँ पर हुआ था, गया में हुआ था। कहाँ, गया में। और इसके अध्यक्ष कौन था, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास था, ठीक है? इसको याद करना है सभी, आठों का आठों प्रश्न, ठीक है? कैसे, देखिए पहला अधिवेशन जो है 1912 में 27वां था, और ये 37वां हो जाएगा 10 साल के बाद, ठीक है? 12 10 22 आसानी से याद रहेगा। बिहार में दो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य रूप से, और ये पटना में हुआ था, दूसरा गया में, ठीक है? तो देखिए दूसरा दो दो आ रहा है, यहाँ दो से दूसरा दो दो, है ना, दो दो आ रहा है। और दूसरा जो है ये कहाँ पर हुआ था, गया में, और इसका अध्यक्ष कौन था, तो चित्तरंजन दास था, है ना? तो 22 वाला दास, 22 दास, है ना? तो 1922 का अध्यक्ष कौन था, दास, 22 दास, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है? तो 1922 का जो गया में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, चित्तरंजन दास, 22 दास। अब 12 वाला हो जाएगा आर एन मुधोलकर हो जाएगा, ठीक है? ये सारे प्रश्न याद रखना है, ठीक है? आपसे पूछा यहाँ क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, पटना के बांकीपुर में हुआ। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो विधिवत स्थापना, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है। बिहार में पूछे, भारत में पूछे सबसे बड़े किसान नेता कौन थे, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, ठीक है? ध्यान रखना है। और इसकी जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और यहीं पर पूछा जाएगा आपको क्या, कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था, याद रखना है, ठीक है? और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में हुआ था। और इसके सचिव कौन बने थे, तो श्री कृष्ण सिंह बने थे ना, कौन, श्री कृष्ण सिंह, बिहार प्रांतीय किसान सभा वाले में। नेक्स्ट क्या, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में
हुआ था, ये कौन संबंधित नहीं है? तो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। ये चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। इसी में क्या हुआ, 1908 में ही खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में कौन सा है? सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है, यानी कि सभी आंसर हो गया उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुंगेर में आपको क्या मिलेगा? भीम बांध, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मुंगेर में। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दिया गया मेची नदी के साथ। किसके? कोसी नदी को किस नदी के साथ जोड़ने के लिए? मेची नदी करेक्ट आंसर यहाँ पर है ना, 75 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोसी से पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार आया कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सा है? तो वो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा आपका 76। इसमें क्या, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए इसमें कैमूर में ज्यादा है, ठीक है। कैमूर में आपका 31.56 है ना, 31.56% है कैमूर में। जम्मू में कितना है? 21.34 है ना। जम्मू में जो है 21.34% है, जबकि मुंगेर में कितना है? मुंगेर में आपका प्रतिशत जो है वनों का, वो प्रतिशत है 20.72। मुंगेर नहीं होगा यहाँ पर आंसर, क्या मालूम? यहाँ पर आंसर होगा कैमूर, जम्मू, नवादा होगा। कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर में देखिए, कैमूर में कितना है? कैमूर में जो प्रतिशत है वो है 31.56%, ठीक है। फिर जम्मू में आपको क्या बताया? 21.34%। और नवादा में कितना है? नवादा में है 20.72% है, ठीक है। इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। यहीं पर अगर कैमूर से एक प्रश्न अगर याद करें रिवीजन, तो अनुपम झील पूछा जाएगा, कहाँ पर है? तो कैमूर में है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि रामसर साइट में शामिल है, जम्मू में। सर्वाधिक सोना उत्पादक जिला पूछे तो जम्मू हो जाएगा। और एक ककोलत का झरना पूछा जाता है नवादा से, है ना। ककोलत का झरना का नवादा में। नेक्स्ट क्या है, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%, ठीक है। 68.8% ग्रामीण है, 68.8। तो शहरी कितना हो जाएगा? 100 में से इसको घटा दीजिए, 31.2% हो जाएगा शहरी, है ना। शहरी प्रतिशतता हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, पूछा जाएगा क्या, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? कौन राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री ने। राज्य वाले में कौन? मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है, ठीक है। वहीं केंद्र वाले में क्या हो जाएगा? जो कि लोकसभा का हो जाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो 2 राज्यपाल। कौन कौन से बने थे? एक बने थे जाकिर हुसैन और एक बने थे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81। 81 में क्या, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? तो किस क्रम के बने थे ये? तो ये बने थे 42वां, है ना। 42वां राज्यपाल बने, जो कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। हैदराबाद से एक करंट अफेयर आपको रिलेट करके याद रखना है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था ना। मिस वर्ल्ड 2025 के विजेता कौन है? ओपल सुचालता, जो कि थाईलैंड की है। हैदराबाद में आपको मिलेगा चार मीनार। चार मीनार के जो स्थापना किसने का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्या, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? 2022-23 को, है ना। 2022-23 को, ठीक है, वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्या है, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने निम्न मतलब किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो किस नई नीति का ऐलान किया है? तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, ये सही है। और बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, ये भी किया है। और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में
कितनी राशि का आवंटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राशि आवंटन किस मंत्रालय पर किया गया था? रक्षा मंत्रालय पर किया गया था। 6.81 लाख करोड़ रुपये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 86, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? भारत का पहला बीज जीन बैंक भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ? अपना बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार में किया गया है पहला बीज जीन बैंक, है ना। पहला जो कह रहे हैं जो मतदान जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो किया गया, वो भी कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 MI6 या तो M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनोरंजन आयोजकों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की गई है? तो ये किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो आंसर क्या होगा? नेपाल, भूटान और श्रीलंका। नेपाल, भूटान और श्रीलंका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो जाएगा? तो कितना अतिरिक्त? 25% अतिरिक्त, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही, 25% अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 में क्या? अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है? तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ किया है, और आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया है ना, यानी कि ए और सी, ये दोनों के साथ किया है। नहीं, आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर क्या होगा? ए और सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण यानी कि सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। कौन? गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुजरात से कुछ करंट अफेयर याद रखना है। देखिए, जीनोम अनुक्रमण गुजरात। वनतारा का स्थापना कहाँ किया गया? वनतारा जो कि पशु संरक्षण से संबंधित है, किसने? अनंत अंबानी ने किया है। जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने स्थापित किया गुजरात में। ठीक है, और सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ? गुजरात में। गिफ्ट सिटी का संबंध कहाँ? गुजरात से। ठीक है, और वनतारा का स्थापना कहाँ हुआ? तो जामनगर। कहाँ? गुजरात के जामनगर में हुआ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ? गुजरात के जामनगर में ये। नेक्स्ट क्या? तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश इसमें कौन बना है? ये मालदीव, है ना। मालदीव के साथ भारत का कौन सा सैन्य अभ्यास मालूम? एक्वेरिन, है ना। एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है, ये किसके साथ है? भारत और मालदीव के साथ है, एक्वेरिन। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो किसके साथ लिखा है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये कौन है जॉर्जिया मेलोनी? ये इटली के प्रधानमंत्री है, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह, है ना। अमित शाह। पुस्तक का नाम क्या है? मतलब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, किसने लॉन्च किया? अमित शाह। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अमित शाह ने लॉन्च किया था। लेकिन इसका लेखक कौन है? राघवेंद्र तंबर। राघवेंद्र तम्मन इसका लेखक है। अमित शाह भी वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह अभी है कौन है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है अभी? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एस जयशंकर विदेश मंत्री। और विक्रम मिस्त्री कौन है? तो ये विदेश मंत्री है ना। विदेश मंत्री तो एस जयशंकर हो गया, विदेश सचिव हो जाएगा ना विक्रम मिस्त्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारीख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी जीजी पारीख, ये सही है।
लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ये भी सही है, और श्रमिक आंदोलनों के नेता थे, ये भी सही है। ऊपर सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? 10वीं बार शपथ लिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। 10वीं बार शपथ लिया था। अच्छा, 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 66.91% मतदान हुआ था। एनडीए को कितने सीट मिली थी? 202। और महागठबंधन को कितना मिला था? 35 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य को हाथ से लिखते हैं, ठीक है, तो हाथ से रिलेटेड करेंगे, हाथ से लिखते हैं यानी कि होरकोई है ना, किसको? तो क्रासजना होरकोई को मिला है, क्रासजना होरकोई, साहित्य को हाथ से लिखते हैं तो होरकोई, ऐसे रिलेट कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 पूछेगा तो शांति को क्या है? मारिया कोरिना है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रख लेना है कि मार के शांत कर देंगे, मार के शांत कर देंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिना को मिला है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो ये मरियम फातिमा है ना, मरियम फातिमा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही पूछा कौन सा है, और इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को किया गया था। देखिए, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये गलत है ना। इसका उद्घाटन किसने? श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी, ये वाला सही है ना। इसका नींव जो है 12 अक्टूबर 2018 को इसका नींव रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो राजगीर में। और इसका नींव कब रखा गया था? 12 अक्टूबर 2018 को। इसका उद्घाटन कब हुआ? 5 अक्टूबर 2025 को हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए, राजगीर से ही आपको बात करेंगे क्या कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, और राजगीर में हुआ था पुरुष हॉकी एशिया कप, जिसमें भारत क्या गया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत जीत लिया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? वो भी बिहार में हुआ था। बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है 4 होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो और सभी टेस्ट कोशिश करेंगे हम आपको करवा दें। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।